हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम रिवीजन करते हैं। हम आज के रिवीजन में 2 चैप्टर्स को के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो शुरुआत में कुछ डेफिनेशंस हैं जो पेपर में आती भी हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंगल लाइन डेफिनेशंस हैं, आसानी से याद हो सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देखो, मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो ये वो फोर्स है जो कि दो मैग्नेट्स के बीच में लगता है। ये रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है। दो मैग्नेट्स के यदि एन और एन पोल सेम पोल्स एक दूसरे के सामने है तो वो फोर्स रिपल्सिव होगा। अपोजिट पोल्स है एक दूसरे के सामने तो वो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है वो। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये द फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का फील्ड जो है वो जब कोई दूसरी मैग्नेट उसके पास लेके आए तो वो उस फील्ड को अनुभव करे, तो वो फील्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। बेसिकली द फील्ड इन विच द सेंसेशन ऑफ मैग्नेटिज्म को सेंस किया जाए, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो बेसिकली आपकी जो डेफिनेशन है सिलेबस में यहाँ से स्टार्ट होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है, और आगे बढ़ेंगे हम। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एमएमएफ क्या होता है, रिलक्टेंस, परमियंस, ये कुछ डेफिनेशन है 6-7, वो आपको याद रखनी है। पहली डेफिनेशन आपके सिलेबस के हिसाब से शुरू होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो द सम ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं, उनका जो सम है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो वेबर होती है। और 10⁸ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो हैं वो मिलकर बनाती हैं क्या? 1 वेबर का फ्लक्स बनाती हैं वो मिलकर। ओके। तो आगे देखी जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होकर गुजर रहा है, निकल रहा है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। V = 5/A मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट है वो होती है वेबर। देखो, फ्लक्स की यूनिट वेबर हो गई, एरिया की मीटर स्क्वायर हो गई, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ आप पर लगाएंगे, यहाँ स्लैश लगा देंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और या इसकी यूनिट होती है टेस्ला। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात करें यदि हम लोग, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटिक फोर्स फील बाई ए मैग्नेटिक पोल ऑफ 1 वेबर एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फॉर्मूले पे मत जाइए आप लोग, फॉर्मूला आपके लिए है भी नहीं वैसे। द मैग्नेटिक फोर्स फील बाई ए मैग्नेटिक पोल ऑफ 1 वेबर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वेबर का फ्लक्स, एक वेबर का जो मैग्नेटिक पोल है वो कितने फोर्स का अनुभव कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी उस पॉइंट पर। अगर हम आगे देखें तो कुछ और डेफिनेशंस आती हैं हमारी, जैसे मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल है वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी 1 वेबर पोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल। देखो, एक पोल को जिसकी स्ट्रेंथ 1 वेबर है, उसको इनफाइनाइट से मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है बेसिकली, वो हमारा कहलाता है मैग्नेटिक पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है, आप लोग याद रखो कि पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट टू एनी फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में, एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो काम करना पड़ता है हम लोगों को, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ऐसे ही एक एक वेबर के पोल को, एक पोल को जिसकी स्ट्रेंथ 1 वेबर है, उसको इनफाइनाइट से मैग्नेटिक फील्ड के किसी बिंदु तक, किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ेगा, वो आपका कहलाएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है हमारा परमिबिलिटी क्या होती है। देखो, परमिबिलिटी की बात करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परमिबिलिटी। दिस इज ए क्वांटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स दैट हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स कैन पास थ्रू ए मैग्नेटिक मटेरियल। देखो, ये मैग्नेटिक मटेरियल की स्ट्रेंथ को शो करता है बेसिकली परमिबिलिटी। एक मिनट रुकना है आप लोगों को। ये आपकी परमिबिलिटी के लिए समझ में आया। परमिबिलिटी से, इसके नाम से पता लग रहा है एबिलिटी टू परमिट, कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से कितने मैग्नेटिक फ्लक्स को परमिट कर पा रहा है, वो उसकी एबिलिटी परमिबिलिटी कहलाती है बेसिकली। और हम इसको, अगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं, तो दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम परमिबिलिटी कहते हैं। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं इसको।
अब नेक्स्ट डेफिनेशन रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस, ये डेफिनेशन रिलक्टेंस की, द क्वालिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच अपोजेस टू डेवलप द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ऑन। देखो ये एक्चुअली क्या है, जैसे रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वैसे ही रिलक्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट में। ये किसी मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, उसका वह गुण है जिसके कारण वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, विरोध करता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो यह क्वालिटी है किसी मैग्नेटिक मटेरियल की जिसके कारण वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का अपोज करता है अपने आप में, वो आपका रिलक्टेंस कहलाता है। फॉर्मूला क्या है? रिलक्टेंस S इज इक्वल टू L अपॉन म्यू इनटू A। म्यू परमेबिलिटी है, A है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, L दिस इज द मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। और हम म्यू को अगर फॉर्मूला लिखते हैं म्यू का, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू नॉट होती है हमारी ये परमिबिलिटी है, इसकी वैल्यू होती है हमारी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी है, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। बेसिकली बच्चों ये रिवीजन चल रहा है, तो हम लोग ये क्लास में पढ़ चुके हैं पूरा सारा कंप्लीट। अब मैं थोड़ा तेज तेज खत्म कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको पॉज करके दोबारा वीडियो को देख के इन सारी डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, पेपर में आती हैं। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, तो वो होता है परमियंस। रिलक्टेंस का उल्टा परमियंस कहलाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस इज कॉल्ड परमियंस। इसकी यूनिट रिलक्टेंस की उल्टी होगी। नेक्स्ट देखें अगर हम, एमएमएफ क्या होता है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो है विच कैन एस्टेब्लिश मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड एमएमएफ। जैसे ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, जिसके कारण हमारा फ्लक्स एस्टेब्लिश होता है। देखो एक रिलेशन है, आप लोगों के लिए नहीं आता है बेसिकली ये, आप लोग ईसी वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए आ सकता है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ध्यान से देखें इसको, छोटा सा फॉर्मूला प्रूव करेंगे इसमें हम। जैसे हमारा परमिबिलिटी की हमने डेफिनेशन देखी थी, म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच होता है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से बी हम निकालें अगर, तो एच इधर पहुंच जाएगा, बी इक्वल टू म्यू इनटू एच। बी का फॉर्मूला क्या है? बी क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फाई अपॉन ए बी की जगह रखा हमने। एच क्या है हमारा? एच है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एन इंटू आई बाई एल। एन इंटू आई होता है एमएमएफ, एमएमएफ अपॉन मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एच इक्वल टू एन आई बाई एल। यहाँ से फाई की वैल्यू देखें, इसको इधर ले जाओ आप, म्यू इंटू एन आई इंटू ए अपॉन एल। तो ये हो गया। अगर हम इसको लिख सकते हैं, एन आई को यहीं छोड़ दो और म्यू इंटू ए को एल के नीचे ले जाओ। अगर हम म्यू इंटू ए को एल के नीचे ले जाएं तो सेम बात है, एल अपॉन म्यू इंटू ए। अगर ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये एल अपॉन म्यू इंटू ए, ऊपर क्या देखा हमने? रिलक्टेंस होता है। एल अपॉन म्यू इंटू ए क्या होता है? रिलक्टेंस एस। और एन इंटू आई क्या होता है हमारा? एमएमएफ। तो एक फॉर्मूला आया यहाँ से, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। देखो ध्यान दो, जरा ध्यान से देखो, फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लक्स की जगह करंट होता है, एमएमएफ की जगह ईएमएफ होता है, रिलक्टेंस की जगह रेजिस्टेंस होता है। जैसे आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वहां से याद रखें, आई की जगह फाई, वी की जगह एमएमएफ, आर की जगह रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में पूछा गया है, एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में कुछ समानताएं हैं कि कुछ चीजें इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती हैं, कुछ चीजें मैग्नेटिक सर्किट में होती हैं। तो क्या क्या चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं मैग्नेटिक सर्किट में, वो देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है? एनी क्लोज सर्किट इन विच करंट कैन फ्लो। ऐसा कोई क्लोज सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो हो सके, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है। मैग्नेटिक सर्किट का क्या है? जिसमें हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टेब्लिश हो सके, क्लोज या ओपन। देखो मैग्नेटिक सर्किट हमारा ओपन भी हो सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है हमारा फ्लक्स को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। हमारा मैग्नेटिक सर्किट ओपन भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए जरूरी है कि क्लोज पाथ हो। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर ओम्स लॉ होता है, आई इक्वल टू ई अपॉन आर या वी अपॉन आर। यहाँ पर ओम्स लॉ क्या है? मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ क्या? अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं, इसके रिफ्लेक्शन में यहाँ क्या फॉर्मूला आएगा? आई की जगह फाई, ई की जगह एमएमएफ, आर की जगह एस। फाई इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, अभी प्रूफ किया है ऊपर हमने। रेजिस्टेंस क्या होता है? यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, रिलक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो रेजिस्टिविटी एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? रिलक्टेंस इक्वल्स टू एल मीन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, म्यू परमेबिलिटी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस का उल्टा होता है परमियंस। यहाँ करंट डेंसिटी होती है आई बाई ए, यहाँ फ्लक्स डेंसिटी होती है बी इक्वल टू फाई बाई ए। देखो आई की जगह फाई आता है, ए है आई की जगह, और जे की जगह करंट डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी, करंट डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ई इक्वल टू वी अपॉन एल। अभी हमने देखा यहाँ पर होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इक्वल टू वी अपॉन एल। यहाँ वी की जगह यहाँ ईएमएफ है, यहाँ क्या होगा? एमएमएफ।
एमएमएफ अपॉन एल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या ईएमएफ अपॉन एल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ फॉर्मूला बनेगा H इक्वल्स टू NI बाई एल। देखो फॉर्मूला लिखा नहीं है लेकिन आप लोग लिख सकते हैं H इक्वल टू NI बाई एल। यहाँ पे होता है E इक्वल टू V बाई एल। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इक्वल टू, देखो ये साई होता है, साई एप्सिलॉन इनटू ए, E एप्सिलॉन इनटू E। यहाँ है परमिटिविटी, यह है फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इक्वल टू परमिटिविटी इनटू ईएमएफ। यहाँ पर क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ध्यान दें दोबारा से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ देखो D की जगह B। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू परमिटिविटी नहीं होगा, परमिबिलिटी होगा, म्यू इनटू H। यहाँ पर E था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, यहाँ पर होगा H मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आया है, तो आप लोग ध्यान से करेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, ये आपके सिलेबस पे नहीं है, ये हट गया सिलेबस से, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। अगर अब हम देखेंगे फैराडेज लॉ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पास आते हैं हम लोग, और ये आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ईसी वाले बच्चों के सिलेबस में है बीएच कर्व, और इलेक्ट्रिकल के से हट गया है। अगर हम फैराडेज लॉ की बात करते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये भी दोनों के लिए, ईसी वालों के लिए भी, इलेक्ट्रिक वालों के लिए भी। पहला नियम क्या होता है, देखो जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटे तो उस कंडक्टर में या उस कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये पहला नियम है। कह रहा है व्हेन एनी कंडक्टर और कॉइल, जब कोई कंडक्टर या कॉइल कट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। यह है पहला नियम। मैग्नेटिक फ्लक्स एन और एस की तरफ से, एन से एस पोल की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, और यदि हम यहाँ पर किसी कॉइल को घुमाएं तो उस कॉइल में एक ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ पैदा होगा, ये हमारा पहला नियम है। अब ये ईएमएफ कितना पैदा होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो सेकंड लॉ होता है। ये कह रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। कि किसी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने लिए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना ईएमएफ पैदा हो रहा है। दूसरा डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कॉइल कितने मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर पा रही है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एक तो एन पे डिपेंड करता है, एक d∅dt पर डिपेंड करता है कि फ्लक्स चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो E इक्वल टू माइनस एन d∅dt, एन हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, और ये माइनस जो दिया हुआ है देखिए एक्चुअली द लेंज लॉ। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना है, इजी क्वेश्चन है, क्लास में मैंने कराया एक बार ये क्वेश्चन कि द सर्किट हैज 200 टर्न्स एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू it 200 milliweber. If flux becomes 0 in 0.2 seconds, then find induced EMF. सिंपल क्वेश्चन है। जैसे फ्लक्स दिया हुआ है हमारा 200 मिलीवेबर का फ्लक्स है, वो 0 हो जाता है 0.2 सेकंड में। टाइम पहले 0 सेकंड से स्टार्ट करो, t2 ले लो 0.2, क्योंकि 0.2 सेकंड लग रहे हैं उसको 0 होने में। देखो पहले फ्लक्स था 200 मिलीवेबर, टाइम 0 था, फिर फ्लक्स घट के 0 रह गया, टाइम लगा 0.2 होने में। तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, माइनस के n d∅dt, n दिए हुए हैं 200, एन लगाओ, d∅ माना फ्लक्स चेंज होना, 5 2 - 5 1, dt माना टाइम, कितना टाइम चेंज हुआ है, t2 - t1। 5 2 की वैल्यू पुट करो, 0 हुआ है, कितने से हुआ है 200 मिलीवेबर, देखो मिली आया है तो इसलिए 10⁻³ होगा। टाइम t2 0.2 है, माइनस t1 0 है। देखो ध्यान रखना मिलीवेबर है इसलिए 10⁻³ आया है। इसको सॉल्व करेंगे 200 वोल्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं, सो सेम क्वेश्चंस आप लोग दोबारा कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है लेंज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंज लॉ भी। लेंज लॉ इसी के साथ आता है, फैराडेज लॉ के साथ हम लेंज लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। इसी वाले बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे। देखो लेंज लॉ क्या कहता है, बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज ऑलवेज अपोजिट टू इट्स कॉज। देखो बेसिकली लेंज लॉ है क्या कि जो चीज पैदा हो रही है वो जिससे पैदा हो रही है उसी का अपोज करता है। अब यहाँ ईएमएफ पैदा हो रहा है किसी कॉइल में जब कॉइल ने हमारे फ्लक्स को कट किया तो फ्लक्स चेंज हुआ, तो उस कॉइल में ईएमएफ पैदा हुआ, तो वो ईएमएफ जो पैदा हुआ है वो अपोज करता है अपने कारण को जिससे वो पैदा हुआ है। देखो कैसे, अब हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं समझने के लिए, फिर आप लोग ध्यान देंगे। हमने क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेट मानी। परमानेंट मैग्नेट आप समझ सकते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट है, एक उसका एन पोल इधर है, इसका एस पोल इधर है, और एक हमने कॉइल ले ली, एक यहाँ पे हमने कॉइल वाउंड करी किसी कोर के ऊपर, और उसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे करके सर्किट को कंप्लीट कर दिया। बहुत ईजी है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक कॉइल को हमने वाउंड किया किसी कोर के ऊपर और हमने सर्किट को कंप्लीट कर दिया रेजिस्टेंस लगा के, और एक हम मैग्नेट लेके आए, अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट को धीरे धीरे इस कॉइल के पास लाना शुरू किया। इस मैग्नेट को हम धीरे धीरे इस कॉइल के पास ला रहे हैं। हमें पता है मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। एन पोल से, देखो ध्यान दो, एन पोल से ऐसे एस पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, ऐसी एन पोल से एस पोल की तरफ। जब हम इसको लाएंगे इसके पास
तो ये फील्ड लाइंस जो है, फ्लक्स जो है इस कॉइल के साथ लिंक करेगा। अब धीरे धीरे पास लेके आ रहे हैं, पहले कम फ्लक्स लिंक कर रहा है फिर ज्यादा करेगा, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है और फ्लक्स मिल रहा है इन नंबर ऑफ टर्न से, तो इसमें क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। क्या पैदा होगा, ईएमएफ। अब लेंज लॉ लगाएंगे, ये जो ईएमएफ पैदा हो रहा है इस ईएमएफ से, ईएमएफ एक्चुअली वोल्टेज है, इस ईएमएफ से इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। अब वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो जी, ईएमएफ जो करंट पैदा करेगा उस करंट की वजह से ये जो कॉइल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। इसमें एक तरफ एन पैदा होगा, एक तरफ एस पैदा होगा। अब वो एन और एस कैसे पैदा होंगे, यही लेंज का नियम है। देखो इस तरफ एन पैदा होगा, इस तरफ एस पैदा होगा, जो करंट की डायरेक्शन होगी ना, ईएमएफ से जो करंट की डायरेक्शन होगी इस कॉइल में वो ऐसी होगी कि इस तरफ एन बनाएगी वो करंट, इस तरफ एस बनाएगी। अब देखो अपोज कर रहा है ना, ये करंट जो है ऐसे ऐसे पोल्स बना रहा है यहाँ इस कॉइल, इस कॉइल में, इधर एन इधर एस। अब ये वाला एन इस वाली मैग्नेट को हम इसके पास ला रहे थे, अब एन और एन पोल सामने आ गए, दोनों क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं ना। इसको हम इसके पास लेके आ रहे थे, इसके पास लाने से इसमें ईएमएफ पैदा हुआ, उस ईएमएफ ने इधर एन बनाया इधर एस बनाया, इधर एन बनाया तो ये एन इस एन को दूर भेज रहा है, दूर भेज रहा है ना, यही लेंज का नियम है। कि जो ईएमएफ है वो ऐसा होता है, ईएमएफ जो पैदा होता है वो ऐसा होता है या ऐसी करंट पैदा करता है कि वो जिससे पैदा हुआ है उसी का अपोज करता है। पैदा किससे हुआ है, इसको इसके नजदीक लाने से पैदा हुआ है, और ये ईएमएफ कोशिश कर रहा है कि ये दूर जाए, कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ एन पोल पैदा कर रहा है ईएमएफ, यहाँ एस पोल पैदा कर रहा है, तो इसकी वजह से ये दूर जाने की कोशिश करती है, हम इस पे फोर्स लगा के इसके पास लेके आते हैं। यही लेंज का नियम है और ये बेस्ट तरीका है एक्सपेरिमेंट से समझने का, ठीक है ना। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या है, सेम, कि हम इस मैग्नेट को अगर दूर लेके जाएं जी, इस मैग्नेट को अगर दूर लेके जाएं, इसको दूर ले जाने की वजह से इसमें ईएमएफ पैदा हो, या इसमें जो पोल बने तो वो ऐसे पोल बनेंगे कि इसको पास लाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें एस बनेगा इधर, एन बनेगा इधर। दोबारा रिपीट करता हूँ, यदि हम एक परमानेंट मैग्नेट लाएं, उसको एक कॉइल, इस कॉइल से दूर लेके जाएं, इस परमानेंट मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाने की वजह से इसमें ईएमएफ पैदा हो, करंट पैदा हो, तो उससे जो पोल बनेंगे इसके अंदर वो ऐसे बनेंगे कि इधर एस बनेगा इधर एन बनेगा, ये वाला एस इसको दूर ले जाने, इसको पास लाने की कोशिश करेगा। देखो इसमें ईएमएफ जो पैदा हुआ है वो दूर ले जाने की वजह से पैदा हुआ है, लेकिन जो ईएमएफ इसमें पोल पैदा कर रहा है, पोल बना रहा है, वो इसको पास लाने की कोशिश कर रहा है। तो ईएमएफ, हम इन शॉर्ट कहें कि ईएमएफ हमारा अपोज कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है, अपने पैदा होने के तरीके को अपोज कर रहा है, ठीक है ना। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपका जो ईएमएफ जो पैदा हुआ, अभी हमने देखा फैराडे के नियम से जी, ईएमएफ पैदा होता है किसी कॉइल में, जब फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज होने से, फ्लक्स के कट होने से हमारी किसी कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाता है। अब ईएमएफ जो पैदा होता है वो दो तरीके से पैदा हो सकता है, दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से जो ईएमएफ को पैदा कर रहे हैं उन दोनों ईएमएफ के अलग अलग नाम दे दिए हमने। एक तो डायनेमिक ईएमएफ हो गया, एक स्टैटिक ईएमएफ हो गया। डायनेमिक का मतलब है यदि आपकी कॉइल घूम रही है, यदि आपकी कॉइल के घूमने के कारण उसमें ईएमएफ पैदा हो रहा है, वो डायनेमिक माने स्थिर नहीं है जो, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या है, अगर आपकी कॉइल रुकी हुई है, किसी रुकी हुई कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाए, वो आपका स्टैटिक है। अब देखो जी, स्टैटिक दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और म्यूचुअल, ये आपके सिलेबस में है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले देखते हैं डायनेमिक का मतलब क्या है। डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है, देखो समझेंगे, बहुत आसान है। एक एन पोल है, एक मैग्नेट का एन पोल इधर है, एक मैग्नेट का एस पोल इधर है, हमने बीच में एक कंडक्टर या कॉइल है उसको इसमें घुमाया। देखो डायनेमिक मतलब उसको घुमा रहे हैं, वो रुकी हुई नहीं है, इसको हमने घुमाया, देखो ऐसे घूम रहा है। आप इसको ऐसे चाहो ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज देखो दिख रहा है ना, इधर फोर्स लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे हैं। अभी ऐसे था, फिर थोड़ा सा ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, स्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। तो इसके घूमने की वजह से देखो, ये घूमेगा तो ये फ्लक्स लाइंस जो इधर से एन से एस की तरफ फ्लक्स लाइंस आ रही हैं, ये फ्लक्स को कट करेगा, फैराडे के नियम से इस कॉइल में एक ईएमएफ पैदा होगा। और वो जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से इधर जा रहा है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इस कंडक्टर की लंबाई क्या है, और किस वेलोसिटी से आप घुमा रहे हैं, P = L × V sin थीटा, और वो कितने एंगल बना रहा है, इन फ्लक्स लाइंस के साथ आपका कंडक्टर क्या एंगल बनाता है। तो दिस इज योर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। EMF induced in a coil rotating in constant magnetic field, समझ में आया। किसी कॉइल में EMF का पैदा होना जो कि कॉइल घूम रही है एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, वो डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF है। स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF क्या है, स्टैटिक में दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, एक आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। स्टैटिक में एक्चुअली मैं डेफिनेशन दूं तो EMF इंड्यूस्ड इन ए स्टेशनरी कॉइल ड्यू टू चेंजिंग ऑफ फ्लक्स। एक स्टेशनरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज होने से जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो आपका स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF होगा। और पहला है यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड EMF।
द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इट्स ऑन फ्लक्स इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक हमने कॉइल मान ली, देखो समझो ध्यान से, कॉइल है हमारी ये, इस कॉइल में हमने एक बैटरी लगाई और यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया, इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा। हमें पता है जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या पैदा होता है, ईएमएफ फ्लक्स पैदा होता है। देखो फ्लक्स पैदा हो रहा है, समझो ध्यान से, शुरू से समझो। एक बैटरी लगाई, उससे करंट पैदा हो, करंट फ्लो किया इस कॉइल में, उस करंट से फ्लक्स पैदा हो गया। अभी ईएमएफ पैदा नहीं हुआ है, अभी ईएमएफ पैदा नहीं हुआ है, अभी केवल फ्लक्स पैदा हुआ है। ईएमएफ पैदा होने के लिए फ्लक्स का चेंज होना, ये फ्लक्स है इसका बदलना जरूरी है। देखो फ्लक्स को बदलने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, जब इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगी और फ्लक्स भी चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ पैदा होगा इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी से। डी फाई बाई डी टी होना जरूरी है, फ्लक्स का समय के साथ बदलना जरूरी है। तो इस ईएमएफ को बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि भैया अपनी ही कॉइल के, इसकी अपनी ही कॉइल के फ्लक्स के चेंज होने से, अपनी ही कॉइल के फ्लक्स के चेंज होने से जो इसी कॉइल में ईएमएफ पैदा होता है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। डेफिनेशन कहती है ना, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, किसी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल ड्यू टू चेंज इट्स ऑन फ्लक्स, इसके अपने फ्लक्स के चेंज होने के कारण जो पैदा हुआ है वही क्या है आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल है। फॉर्मूला वही इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर इसमें ऊपर और नीचे आई की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई आई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एन इंटू आई बाई आई हो जाएगा। एन इंटू आई बाई आई, इस आई को अंदर ले जाए, फाई को बाहर निकाल लें, देखो आई को अंदर ले जाए, फाई को बाहर, तो एन फाई बाई आई हो गया, एन फाई बाई आई हो गया, तो ये हो गया डी आई बाई डी टी। ये एन फाई बाई आई जो है यहाँ से एक नया नाम निकल के आएगा एल, जिसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। और ईएमएफ का एक फॉर्मूला ये होता है एन डी फाई बाई डी टी, और एक फॉर्मूला निकल के आया ये इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और यहाँ से फॉर्मूला एक डेफिनेशन बनेगी सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन करंट इन ए कॉइल कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। किसी कॉइल की, देखो कॉइल की वो प्रॉपर्टी, किसी कंडक्टर की नहीं, किसी चालक की नहीं, कॉइल होना जरूरी है। किसी कॉइल की वह प्रॉपर्टी, वह गुण जिसके कारण वो कॉइल अपने अंदर जो करंट चेंज हो रहा है उसका अपोज करती है, वो क्या कहलाता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। फॉर्मूला लिख के आएंगे एल इक्वल टू एन फाई बाई आई। ठीक है ना? थोड़ा फॉर्मूले को और आगे देखें, एन फाई बाई आई तो होता ही है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पीछे प्रूफ किया था, छोटा सा प्रूफ जो था, फ्लक्स इक्वल्स टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस एन बाई आई। तो यहाँ से एल को, यहाँ फ्लक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं ये वाली, एन बाई एन आई बाई एस। यहाँ पर हम फ्लक्स की वैल्यू एन आई बाई एस, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर आई बाई एस। ठीक है ना? एन स्क्वायर आई बाई एस। तो इसको आगे लिखेंगे हम, एस की वैल्यू क्या होती है? एल बाई मी इंटू म्यू आर इंटू ए। ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो एल इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एस, और एक फॉर्मूला ये निकल जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूले को जरूर लिखें, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है सेल्फ इंडक्टेंस का तो इतना जरूर लिखें, एल इक्वल टू एन फाई बाई आई। ठीक है ना? तो भाई आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया ना? एन, इसको जो हम एन इंटू आई बाई एस करेंगे ना, एन इंटू आई बाई एस, और एक आई ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, एक आई ऑलरेडी यहाँ पे है, ये वाला आई तो रहेगा ना यहाँ पे, इस आई से आई कट जाएगा तो एन स्क्वायर बाई एस आ जाएगा फॉर्मूला। तो आगे है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ का तो समझ में आया, अपनी ही कॉइल के फ्लक्स के चेंज होने से जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब म्यूचुअल का मतलब क्या है? अगर दो, इसमें दो कॉइल्स का होना जरूरी है, किसी कॉइल में किसी दूसरी कॉइल के फ्लक्स के चेंज होने से किसी कॉइल में जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। देखो यहाँ पे एक कॉइल है, एक कॉइल ये नजदीक रखी हुई है इसके, इस कॉइल में हमने एक बैटरी लगाई, उससे करंट फ्लो किया, फ्लक्स आया। ठीक है ना? ये फ्लक्स इसके साथ तो लिंक कर ही रहा है, इसके साथ भी लिंक करेगा। जब इस फ्लक्स को हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर चेंज करेंगे इस फ्लक्स को, तो फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है तो यहाँ भी चेंज होगा। तो इस वाली कॉइल में, पास नजदीक रखी कॉइल में, इस फ्लक्स के चेंज होने से जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो क्या है? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट फ्लो ऑफ ए करंट, ड्यू टू चेंज इन करंट flowing in a coil which is put near to this coil is called mutual induced EMF. अब इसका फॉर्मूला सिंपल एक फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू एन टू डी फाई टू बाई डी टी। देखो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स एन टू मान लिया हमने, और जो फ्लक्स लिंक करा है फाई टू मान लिया। इसको आगे लेके जाएंगे, आई टू की मल्टीप्लाई आई वन की मल्टीप्लाई करेंगे और आई वन से डिवाइड करेंगे, और इसको आगे देखेंगे हम ले जाके, तो आई वन को अंदर ले जाएंगे, फाई टू को बाहर निकाल लेंगे। देखो आई वन को अंदर लेंगे, फाई टू को बाहर निकाला, तो ये जो विराम है एन टू फाई टू बाई आई वन, ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस एन टू फाई टू बाई आई वन। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इक्वल टू एम टू वन डी आई वन बाई डी टी। इसको हमने एम टू वन रखा है, इसका नाम हमने एम दे सकते हैं सिंपल, या एम टू वन। तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस।
ठीक है ना। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस होता है ऐसी म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपको ये प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये पहले आता था पेपर में, अब ये हट गया है सिलेबस से। ठीक है। अब एक और टॉपिक है यहाँ पे, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल इसी वालों के लिए, कि यदि कोई कंडक्टर है हमारा, उसमें हम करंट फ्लो कराएं और उस करंट फ्लो करते हुए कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख दें, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ये क्या कह रहा है, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force acts on it which is called Lorentz force। देखो, जब हम एक कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हुए उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाके रखते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो उसको घुमाने की कोशिश करता है। यही नियम हमारा मोटर्स में लगता है। जो आपकी मोटर है, मोटर में भी यही नियम काम करता है कि जब हम करंट फ्लो करता है मोटर के कंडक्टर्स में, तो उसमें फोर्स लगता है जिससे वो घूमती है। तो यही आपका क्या है, लोरेंज फोर्स कहलाता है इसको। जब हम किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, F इक्वल टू एल इंटू आई इंटू बी साइन थीटा, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। एल हमारा लेंथ है कंडक्टर की, बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, आई कितना करंट कैरी कर रहा है, थीटा कितना आपका एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के साथ। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, वो डेफिनेशन और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और वो डेफिनेशन। ठीक है। और ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, रिवीजन सेशन में, सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, किसी इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी आती है या मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। और हम अभी एंड करेंगे इस टॉपिक के बाद, और जो कुछ चीजें बची हैं उनको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम लोग। तो हमने अभी प्रूफ किया था सेल्फ, जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, तो वहां पे एक फॉर्मूला निकल के आया था हमारा, E इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी आया था ना। एल हमारा सेल्फ इंडक्टेंस था। अब हम क्या करते हैं, dt को इधर ले जाएं। ये एक्चुअली फॉर्मूला है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल या ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए इंडक्टर, E इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। dt को इधर ले जाओ आप, तो E इंटू डी टी हो गया, ये E इंटू डी टी, एल इंटू डी आई। अगर देखो ये E है और टाइम है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और टाइम यहाँ पे है, हमें एनर्जी चाहिए, हमें क्या चाहिए, एनर्जी। वोल्टेज और टाइम है। अब हम दोनों तरफ आई की मल्टीप्लाई करते हैं, आई की इधर कर दें, आई की इधर कर दें, इधर भी आएगी इधर भी आएगी, तो बन गया, देखो V हो गया, करंट हो गया, करंट हो गया आई, वोल्टेज भी आ गया हमारा ईएमएफ, और टाइम भी हो गया। तो V इंटू आई इंटू टी, आपको याद होगा एनर्जी क्या होती है, V इंटू आई इंटू टी, पावर इंटू समय। पावर होता है V इंटू आई और समय होता है T। पावर इंटू समय होती है एनर्जी, तो ये बन गई पावर इतनी E इंटू आई, और ये हो गया समय, ये होगी एनर्जी डी यू। हमने एनर्जी को डी यू से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना। ये हो गया एल इंटू आई इंटू डी आई, ये डी यू है, एल इंटू आई इंटू डी आई, हमें यू चाहिए, तो हम डिफरेंशिएशन हटाना है तो इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ का, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया, एल कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लिया, डी यू का इंटीग्रेशन यू हो गया, आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, ऐसे आई का होगा आई स्क्वायर बाई टू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, यू इक्वल टू एल इंटू आई स्क्वायर बाई टू। तो आप इतने टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ेंगे भाई, आगे हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और देखेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट राइज, करंट डिके, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम चीज को। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, एक तो एनर्जी स्टोरेज पढ़ी, करंट कैरिंग कंडक्टर देखा हमने मैग्नेटिक फील्ड में, एफ फोर्स लगता है उस पर, आई एल बी साइन थीटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखा, म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा, कि जब किसी नियर बाई कॉइल में किसी दूसरी कॉइल के फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ पैदा होता है, वो म्यूचुअल म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा कि अपनी ही कॉइल के फ्लक्स के चेंज होने से जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है ना। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा हमने यहाँ पे। और नेक्स्ट और क्या देखा हमने, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा कि किसी कॉइल को यदि हम घुमाएं एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो उसमें ईएमएफ पैदा होगा वो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, E इक्वल टू पी एल वी साइन थीटा। ठीक है ना। ये कुछ डेफिनेशंस देखी हमने आगे, लेंज का नियम हमने प्रूफ किया, उसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया कि भैया जो ईएमएफ पैदा होता है उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, वो ऐसे पोल्स पैदा करता है जो कि उसके कारण का अपोज करते हैं, जिसके कारण वो पैदा हुआ है उसी का अपोज करते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट देखा यहाँ पे, न्यूमेरिकल्स भी देखे दो। ठीक है। फैराडे के नियम, पहला नियम देखा, दूसरा नियम देखा कि पहला नियम होता है जब कोई कंडक्टर या कॉइल किसी फ्लक्स को कट करती है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है, ये फर्स्ट लॉ है। जो ईएमएफ पैदा हुआ है वो नंबर ऑफ टर्न्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि कितना फ्लक्स हमारा किस दर से चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, ये सेकंड लॉ था। ठीक है ना जी। और हमने कुछ और टॉपिक्स भी देखे आज, मैं बैक में जा रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको दोबारा से, तो प्लीज आप लोग ढंग से इसका रिवीजन करेंगे और एक एक डेफिनेशन याद करेंगे सभी लोग। मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए मेरी भी भाई, आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा हमने, समानताएं देखी इलेक्ट्रिकल सर्किट मैग्नेटिक सर्किट में, कि भैया इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, एक क्लोज सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, क्लोज्ड भी हो सकता है मैग्नेटिक सर्किट, ओपन भी हो सकता है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आ सके, वो मैग्नेटिक सर्किट है आपका। या करंट होती है या फ्लक्स होता है या रेजिस्टेंस होता है, रिलक्टेंस होता है या कंडक्टेंस होता है या परमियंस होता है। ठीक है ना। या करंट डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सब टॉपिक हमने क्लियर किया आज, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। ये छोटा सा प्रूफ किया था हमने, परमियंस की डेफिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस परमियंस होता है। रिलक्टेंस क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी किसी मैग्नेटिक सर्किट की जिसके कारण वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, वो आपका रिलक्टेंस होता है। द quality of a material, a magnetic material which opposes the development of the magnetic flux is called reluctance. परमिबिलिटी क्या होती है? परमिबिलिटी हमने देखी, परमिट करने की एबिलिटी मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है ना जी। और ऐसी छोटे छोटे टॉपिक्स हमने पढ़े। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। 10 की पावर 8 वेबर, 10 की पावर 8 लाइंस 1 वेबर फ्लक्स बनाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि किसी एक एक वेबर का जो पोल का, एक वेबर पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का जो हमारा पोल है वो कितना फोर्स का अनुभव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो आपका कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला आप ये भी याद रख सकते हैं, और जो मैंने पीछे दिखाया H इक्वल टू NI/L, इसका जो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे H इज इक्वल टू N×I/L लिख लेंगे। मैंने क्लास में आप लोगों को वही फॉर्मूला लिखवाया है, तो उसको देखेंगे। तो प्लीज बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ये आज जो हमने पढ़ा है इसमें से काफी नंबर का पेपर में आने वाला है, 5-10 नंबर तक कम से कम आएगा, 10-15 नंबर का, 10 नंबर का तो आना ही आना है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी बच्चे इलेक्ट्रिकल के भी और ईसी के भी इसका रिवीजन करेंगे। वीडियो को आप कई बार रिपीट कर करके देख सकते हैं, कोई टॉपिक समझ में ना आए, अपने नोट्स को, क्लास में दिए गए नोट्स को रेफर करेंगे, उनको लेके बैठेंगे। किसी बच्चे के पास नोट्स नहीं है तो आपस में आप लोग शेयर करें नोट्स को। और प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई ढंग से करें, और किसी भी टॉपिक में किसी बच्चे को दिक्कत आती है वो मेरे से कॉल कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है पर्सनली, और किसी भी टाइम। ओके, थैंक यू, गुड लक।